वेलकम एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एसटी 13B के इंग्लिश के सेक्शन पे। बेसिकली इस एसटी में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हमें कई तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइक हमें वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, हमें इस पर्टिकुलर सेशन में एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, ये सारे ही सेक्शंस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लीजिए और कोई भी कॉन्सेप्ट नया दिखे, नए वर्ड्स दिखें तो उन्हें तुरंत राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वो प्रीवियसली आपके एग्जाम में आ चुके हैं और अपकमिंग एग्जाम में भी उनके आने के पूरे चांसेस बनने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज की इस धमाकेदार सी जर्नी की और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। आज के इस सेशन के बेस पे हम क्या खास सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे सामने, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको क्या बताना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे कौन सा है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे वर्ड्स क्या क्या है हमारे सामने? ब्यूरोक्रेसी है, रिक्रूटमेंट है, रिम्बर्समेंट है, सर्विलांस है। आपको ये बताना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। देखो एक चीज याद रखिए, जैसे ही आपके सामने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, वहीं पे अपने अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा आंसर। सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग आंसर देखिए कि क्या होने वाला है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, उसके बाद ही सॉल्यूशन पे जाइए। इससे क्या होगा कि आप एसटी का सॉल्यूशन भी आराम से कैटर कर लेंगे, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी अगर आपने स्पीड टेस्ट नहीं दिया है तो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, देखो रिम्बर्समेंट वर्ड बिल्कुल करेक्ट है। रीइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है? लाइक क्षतिपूर्ति से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। क्षतिपूर्ति से आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति। ठीक है, रिम्बर्समेंट। ब्यूरोक्रेसी, BEAU, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग गलत हो गई हमारी, ब्यूरोक्रेसी। अगला रिक्रूटमेंट हमारा जाएगा RECRUITMENT, ये भी स्पेलिंग गलत है हमारी। और अगर हम बात करें सर्विलांस की, SURVEILLANCE, ये कुछ स्पेलिंग जाती है सर्विलांस की, तो ये भी गलत हो गई हमारी। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर यहां से जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और अगर आप भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं तो बिल्कुल आप 100% करेक्ट हैं, आपका 6 लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम है आपके सामने, उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इस एडियम का मीनिंग बताना है। अच्छा, अब इससे कोरिलेट करो, लाइक बाहुबली मूवी देखी आपने उसमें वो सीन देखा होगा बाहुबली पार्ट 2 में, लाइक जो भल्लाल देव जी रहते हैं वो बुल को एक पॉइंट पे क्या होता है, सींग से पकड़ते हैं बुल को और क्या करते हैं, उसको टैकल करते हैं और मतलब उसको शांत कर देते हैं, पूरी तरह से फाइट करते हैं बुल से। तो टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मीनिंग क्या हो गया? टू हैंडल डिफिकल्टीज। देखो इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, वहां पे हैंडल किया एक डिफिकल्ट सिचुएशन को, डिफिकल्टी को हैंडल किया। तो आप इससे आसानी से इसको याद कर सकते हैं। टू स्पीक एरोगेंटली, नो चांस। टू मर्डर समवन, अगेन रॉन्ग हो जाएगा। टू सरेंडर टू द एनिमी, अगेन रॉन्ग। तो ये सारे ऑप्शंस हो रहे हैं एलिमिनेट, सारे ऑप्शंस हो जाएंगे गलत। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा हमारा फोर्थ पार्ट, और जो भी फोर्थ पार्ट पिक करेंगे सभी का 6 लग जाएगा। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है,
देखो बेसिकली ये क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका होते हैं इनके ऑप्शंस। अगर ऑप्शन के बेस पे आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो बड़े आसानी से इजीली स्मूथली ऐसे क्वेश्चंस आप टैकल कर पाते हैं। Although I had a fear of water, I thought it was an important skill I should learn. देखो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट पे जाना पड़ेगा। However, इससे हम शुरुआत नहीं करेंगे, although से however से हम शुरुआत नहीं करेंगे। I had also thought, पहले कोई बात हो चुकी है। One of the hardest things I have had to do was to learn how to swim. इंट्रोड्यूस कर दिया हमने डी से क्लॉज को, तो मतलब ए और बी वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब डी के बाद हम चले गए सीधे सीधे किस पार्ट पे, ए पार्ट पे। Although I had a fear of water, I thought it was an important skill I should learn. मतलब यद्यपि मुझे डर है, मतलब वाटर से डर लगता है। I thought it was an important skill I should learn. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक important skill है जो मुझे लर्न करनी चाहिए। डी के बाद जैसे ही ए आया, ए ऑप्शन कट गया और हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल। अब यहाँ पे सी वाले पार्ट पे हम चले जाते हैं। I also thought it would be a good exercise that would make me physically stronger. लास्ट में बी वाला पार्ट हमारा चला गया। Fourth, however, what I didn't realize was it would make me a more confident person. तो यहाँ पे हमारा सबसे अप्रोप्रिएट जो स्ट्रक्चर जा रहा है दैट इज DACB। DACB हमारा सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर जाएगा। और अगर आपका भी यही स्ट्रक्चर आंसर है, अगर आप भी यही पिक कर रहे हैं तो आप बिल्कुल 100% करेक्ट है माय डियर एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे बतानी है कौन सी है इसमें से, ठीक है। कोई एक स्पेलिंग करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। डेफिनेशन तो परिभाषा हो गई और ये 100% करेक्ट भी है, तो आंसर आपका ए पार्ट ही होगा। अब 3 रॉन्ग है यहाँ पे, मतलब बाकी के 3 रॉन्ग हैं। लाइक कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर वर्ड में ई नहीं ओ जाएगा, COMPETITOR कॉम्पिटिटर। अगला वर्ड है हमारा प्रोलिफरेट। अगर मैं बात करूं प्रोलिफरेट की, इसका जो बेसिक मीनिंग होता है, सबसे पहले इस चीज को समझ लो। इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में पैदा होना किसी भी चीज का। जैसे कोई फसल है, प्रोलिफरेट है मतलब प्रचुर मात्रा में है, जिसकी मात्रा काफी ठीक ठाक मात्रा में पैदा हुआ है, कोई भी फसल या कुछ भी, वो हो गया प्रोलिफरेट। अब अगर हम इसकी स्पेलिंग की बात करें, PROLI बिल्कुल सही है, FERATE प्रोलिफरेट। अब बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी। बेनिफिशियरी को हम रिलेट करते हैं लाभार्थी से, हितलाभी जिनको फायदा मिल रहा है, सॉरी, तो वो हो गए बेनिफिशियरी। और इसकी भी स्पेलिंग में ई की जगह ए जाएगा, बेनिफिशियरी। तो आई थिंक आप सभी समझ गए कि बाकी वर्ड्स की स्पेलिंग करेक्ट क्या होगी, और ए वाली स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है हमारी, जो हमारा आंसर भी है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एरुडिट, एरुडिट वर्ड को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब बेसिकली होता है एरुडिशन। आपने सुना होगा, एरुडिशन मतलब सामने वाले की जो बुद्धिमत्ता है। तो एरुडिट का मतलब होता है विद्वतापूर्ण, मतलब जहाँ पे विद्वान वाला भाव है एक तरह से, कोई बंदा काफी इंटेलिजेंट है, किसी फील्ड का मास्टर है, एरुडिट है, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो एरुडिट को आप लर्नड से रिलेट कर सकते हैं सीधे सीधे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग, फैशनेबल, इलिटरेट का तो कोई चांस ही नहीं। इलिटरेट तो अशिक्षित हो गया, लर्नड मीन्स विद्वान ही हो गया एक तरह से, बंदा जो किसी फील्ड का मास्टर है, कोई फील्ड में बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, दैट इज लर्नड पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है, उन सभी का 100% सिक्सर लग रहा है।
आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको बताना है। दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ रेजिडेंशियल यूथ हॉस्टल। दे आर कंस्ट्रक्टिंग, देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जब भी आप एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, ध्यान से समझना, जब भी आप एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो हमेशा याद रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को आप बदलते हैं किसमें? इसे आप बदलते हैं बीइंग प्लस V3, मतलब बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में आप इसे बदलते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को तो आपको क्या समझ आ रहा है? ध्यान से समझिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए। अ रेजिडेंशियल यूथ हॉस्टल इज कंस्ट्रक्टेड, इसके साथ आपको बीइंग की भी जरूरत है, तभी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। बीइंग प्लस V3 क्योंकि आईएनजी फॉर्म है। कॉन्स्ट्रक्टिंग को हमें बदलना पड़ेगा बीइंग कॉन्स्ट्रक्टेड में। एक्टिव से पैसिव में जब हम जाएंगे तो कॉन्स्ट्रक्टिंग को हमें बदलना पड़ेगा बीइंग कॉन्स्ट्रक्टेड में, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप देखें, यहां से अब आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें कि बीइंग प्लस कॉन्स्ट्रक्टेड किस में मिल रहा है, बीइंग प्लस V3 किस में मिल रहा है? क्या फर्स्ट में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या सेकंड में मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। क्या थर्ड में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इज मिल रहा है, यहाँ वॉज मिल रहा है, यहाँ पे हैज बीन मिल रहा है। तो एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट हो सकता है, दैट इज डी पार्ट। फोर्थ पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। और जो भी फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन एल्योर। एल्योर का मीनिंग होता है लाइक प्रलोभन। देखिए एल्योर का एंटोनिम क्या होगा? देखो एल्योर का मतलब प्रलोभन, मतलब किसी को आकर्षित करना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। प्रलोभन कैसे दोगे भाई? किसी को आकर्षित करोगे अपने पॉइंट पे। तो अब एल्योर का आपको क्या चाहिए? एंटोनिम चाहिए, अपोजिट वर्ड चाहिए। क्या होगा? देखिए फटाफट, एल्योर का अपोजिट वर्ड क्या होगा? देखो रिवाइव का मतलब होता है लाइक पुनर्जीवित करना, पुनर्स्थापित करना, कुछ ऐसे। और अगर मैं यहाँ पे रिवाइंड वर्ड की बात करूं, बहुत ही प्यारा वर्ड है, लपेटने के सेंस में रिवाइंड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को रिवाइंड करना उस सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। रिपल्स, रिपल्स का मतलब होता है घृणा पैदा करना। और एल्योर का मतलब क्या हो गया? प्रलोभन देना। प्रलोभन देना और घृणा पैदा करना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हो जाएंगे। अट्रैक्ट इसका सिनोनिम हो जाता है। और हमें क्या चाहिए? एंटोनिम चाहिए, हमें अपोजिट वर्ड चाहिए। तो हमारा रिपल्स जो वर्ड है एल्योर के लिए करेक्ट अपोजिट वर्ड मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यहाँ पे अगर आप देखें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपके सामने क्वेश्चन है और आपको एक वर्ड देना है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, एक बड़ी और आक्रामक जो स्पीच होती है उसके लिए एक वर्ड क्या जाएगा? हैरंग, एलोक्वेंस, प्रोलॉन्ग और डिस्कशन। देखो हैरंग जो वर्ड है यहाँ पे अगर आप देखें, हैरंग जो वर्ड है, हैरंग का मतलब होता है उग्र भाषण। उग्र भाषण देने के सेंस में भी हम हैरंग का यूज करते हैं। जिस तरह के भाषण कौन दिया करता था? हिटलर। उग्र भाषण, पूरी भीड़ को एक तरह से भीड़ को प्रोवोक कर देना। एलोक्वेंस का मतलब तो वॉक पढ़ता होता है, बाकी प्रोलॉन्ग और डिस्कशन तो कॉमन वर्ड्स हो गए हमारे। लेकिन हैरंग वर्ड बहुत ही प्यारा। हैरंग वर्ड का मीनिंग होता है उग्र भाषण या उग्र भाषण देने के सेंस में आप इसका यूज करते हैं। और यहीं पे आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट। और अगर आप फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपका सिक्सर लग चुका है।
स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड। यहां पे एल्मा मेटर, एक्चुअली इसको पढ़ते हैं एल्मा मैटर, एल्मा मैटर लिखा है, एल्मा मीटर है, मैटर है, एल्मा मैटर। तो यहाँ पे एल्मा मैटर का मतलब होता है बेसिकली, अगर मैं एल्मा मैटर की बात करूं तो मात्र संस्था हो गया, मात्र संस्था मतलब वेरी फर्स्ट लेवल पे जो संस्था बच्चों को एजुकेट करती है उसको हम रिलेट करते हैं। एल्यूमनी का मतलब तो पूर्व छात्र हो गया। ग्रेजुएट मीन्स नॉर्मली आप सब ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएट है हो चुका है। मेंटर मतलब जो गाइड कर रहा है आपको, मेंटर, जैसे मैं आपका मेंटर हूँ, इंग्लिश में आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, फंसा देता है एग्जाम में। आगे रीअरेंजमेंट का एक क्वेश्चन है हमारे सामने, एक बार देखते हैं क्या कह रहा है ये रीअरेंजमेंट और कैसे इसे हम कोरिलेट करेंगे। सो ड्यूरिंग दिस सेलिब्रेशन मैनी पीपल डिस्प्ले अ सेट ऑफ ऑर्नामेंटल डॉल्स नोन एज हिना डॉल्स। देखो ये फर्स्ट तो नहीं होगा, ये फर्स्ट तो नहीं होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। हिना मत्सुरी is a celebration of girls in Japan wishing them a bright future। बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिब्रेशन की बात की गई है, हिना मत्सुरी, और गर्ल्स का सेलिब्रेशन है जापान में जो उनको विश करता है ब्राइट फ्यूचर के लिए, ऐसा कुछ बोल रहा। बी से शुरुआत करेंगे तो ए वाले ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गए, ए से शुरुआत नहीं हो रही। अब बी के बाद डी होगा या ए होगा, ये डिसाइड करेगा कि हमारा आंसर क्या होगा। अब इस सेलिब्रेशन की बात अगर कर रहे हैं तो इसके बाद ही आगे क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन मैनी पीपल डिस्प्ले अ सेट ऑफ ऑर्नामेंटल डॉल्स नॉन एज हिना डॉल्स, ठीक है। अब जैसे ही हम ए पे गए बी के बाद में, तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया हमारा, फोर्थ ही बचा और हमारा आंसर आ चुका है। तो कोई एक चीज याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका है एलिमिनेशन। जितनी जल्दी से जल्दी आप चीजों को एलिमिनेट कर देंगे उतनी जल्दी आपके सामने आंसर आ जाएगा। एग्जाम इज ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट, इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए। सिलेक्शन उसका नहीं होता जो ज्यादा नॉलेजेबल है, बल्कि उसका होता है जिसने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया। ये चीज हमेशा याद रखिए। आपको पूरा पेपर आता है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि इन टाइम आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, दैट मैटर्स मोस्ट। इन टाइम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना और ज्यादा से ज्यादा करेक्ट क्वेश्चन करना, ये भी दोनों जमीन आसमान का फर्क है। कुछ लोग 40 मिनट्स में ही 100 क्वेश्चन कर देते हैं, रिजल्ट आता है तो मार्क्स आते हैं 32, समझ गए ना। तो हमें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ऐसा तालमेल बनाना है कि हम फाइनल सिलेक्शन की ओर जा सके, ये चीज याद रखिए। तो अब बी के बाद ए पे गए, इसके बाद डी पे चले गए हम थर्ड। दीज डॉल्स रिप्रेजेंट दी एम्परर, एम्प्रेस एंड रॉयल रिप्रेजेंटेटिव्स। डॉल्स की बात की यहाँ पे, हिना डॉल्स, उसी से कोरिलेटेड ये हो गया डी वाला पार्ट। ये डॉल रिप्रेजेंट करते हैं क्या, एम्परर को, एम्प्रेस को, सम्राट और सम्राज्ञी को, और जो अदर रॉयल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम करती है फोर्थ वाला। These royal looking dolls are dressed in the clothing of the Heian period। Heian जो पीरियड था उस तरह की क्लॉथिंग इन डॉल्स को पहनाई जाती है, मतलब उस तरह की क्लॉथिंग में ये डॉल्स दिखती हैं, कुछ ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट इज BADC। और जो भी हमारे एस्पिरेंट्स फोर्थ पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है, वो 100% उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट है आपके सामने, आपको ये बताना है इसमें क्या ग्रामेटिकल एरर है, क्या बीमारी है। The old man did not wanted to eat any food। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जब भी किसी स्टेटमेंट में डिड का यूज हो जाता है ना, डिड का यूज हो जाता है जब भी किसी स्टेटमेंट में, तो अब हम इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये सब यूज नहीं करते। इसके बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा डिड के बाद, ठीक है। अब द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड की जगह पे क्या चला जाएगा, वांट चला जाएगा, और जिस पार्ट में वांटेड है उसी पार्ट में बीमारी है, यहाँ पे वांटेड को वांट से रिप्लेस करना होगा। एक्चुअल आंसर हमारा सेकेंड पार्ट जाने वाला है, और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सबका सिक्सर है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आखिर हमसे क्या कहना चाहता है। ऑल स्टूडेंट शुड एक्सप्रेस देयर डैश व्यूज इन द ग्रुप डिस्कशन विदाउट एनी फियर। स्टेटमेंट को देखो जरा, क्या बीमारी है, और पिक करो अपना आंसर। ऑल स्टूडेंट्स शुड एक्सप्रेस देयर डैश व्यूज in the group discussion without any fear, outspoken, guarded, candid, secluded। देखो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को क्या बोला जा रहा है कि वो स्पष्ट रूप से अपने व्यूज दें, क्लियर व्यूज एक तरह से, मतलब कोई इफ या बट दिमाग में ना रखें, जो भी उनके माइंड में आ रहा है उस तरह के व्यूज वो दे बिना किसी डर के। तो कैंडिड वर्ड बड़ा प्यारा है यहाँ पे। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, एज इट इज, और यही हमारा आंसर भी होगा, क्योंकि आउटस्पोकन का मतलब हो गया मुखर, गाइडेड तो कॉमन वर्ड हो गया, सेक्लूडेड बहुत प्यारा वर्ड है, एकांत, एकांत या अकेला। गाइडेड मतलब हितों की रक्षा करना, कुछ इस सेंस में हम गाइडेड का यूज इस सेंस में भी करते हैं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी व्हाट, एक्चुअल आंसर आपका क्या जाएगा, थर्ड पार्ट जाने वाला है। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल 100% करेक्ट है वो सारे एस्पिरेंट्स, सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। ऑल हिज एंडेवर्स टू विन हिज टीचर्स फेवर प्रूव्ड डैश एंड डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब देखो उसके जो भी प्रयास थे, एंडेवर्स का मतलब प्रयास होता है, टू विन हिज टीचर्स फेवर, अपने टीचर के फेवर को विन करने के, प्रूव्ड डैश, वो कैसे प्रूव हुए, डैश प्रूव हुए, एंड डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब उन्होंने डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दिया, मतलब बेकार हो गए, उसके जो एंडेवर्स थे, उसके जो प्रयास थे वो पूरी तरह से क्या हो गए, बेकार हो गए। कुछ ऐसे ही बोला जा रहा है ना कि मतलब वो सफल नहीं हो पाया उस चीज में। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, और यही आपका आंसर जाएगा, क्योंकि परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, लगातार या चिरस्थायी से आप रिलेट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं अपरेंट का मतलब लाइक अपरेंट स्पष्ट से रिलेट करेगा, प्रॉस्पेरस मतलब संपन्न हो गया। तो सबसे अप्रोप्रिएट जो वर्ड यहाँ पे जाने वाला है दैट वुड बी फ्यूटाइल, मतलब उसका जो एंडेवर्स था टीचर के फेवर को विन करने का, जीतने का, वो क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, फ्यूटाइल हो गया। एंड डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स, और उससे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाया, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। एक्चुअल आंसर आपका सेकंड पार्ट जाने वाला है, सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल 100% करेक्ट है, उन सबका सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। No less than 50 participants were present for the singing competition.
नो लेस देन 50 पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। क्या बीमारी है? देखो और पिक करो अपना आंसर। अब ध्यान से समझना, जब भी हम नो फ्यूअर देन का यूज करते हैं, it is used for plural countable noun। नो फ्यूअर देन का जब आप यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। और जब भी आप यूज करते हैं नो लेस देन का, it is used for uncountable noun। क्या हो गया इसको? काउंटेबल नाउन। नो लेस देन का यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए, से कम नहीं। लाइक मैंने कहा किचन में 2 किलो से कम चीनी नहीं है, नो लेस देन 2 kg शुगर वॉज देयर इन द किचन। 2 kg शुगर क्या है? 2 से ये मत समझना अनकाउंटेबल, किलो में खरीद रहे हो शुगर, वेट में, क्वांटिटी की बात हो रही है। अनकाउंटेबल नाउन है, नो लेस देन आ गया। नो फ्यूअर देन 200 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। मतलब 200 से कम स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट नहीं थे। अब नो फ्यूअर देन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए नो फ्यूअर देन और नो लेस देन का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। बेसिक सी चीज समझना। अब यहाँ पे नो लेस देन की जगह पे नो फ्यूअर देन जाएगा, नो फ्यूअर देन जाएगा। क्यों? क्योंकि 50 पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि क्या है, 50 पार्टिसिपेंट्स अपने आप में क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है आपके। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी व्हाट? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे, देखिए एक बार क्या बीमारी है इसमें। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड बिज़ारे। बिज़ारे का मतलब होता है अजीब, विचित्र, स्ट्रेंज। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, वियर्ड मीन्स भी अजीब या विचित्र ही होता है। लाइक मतलब जो वियर्ड है मतलब यूजुअल नहीं है, जो वियर्ड है थोड़ा सा, तो वियर्ड भी अजीब से रिलेट करेगा कहीं ना कहीं। आपको चाहिए एंटोनिम, आपको चाहिए एंटोनिम, तो बिज़ारे अनयूजुअल होगा। अनयूजुअल मतलब स्ट्रेंज, जो यूजुअल नहीं है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? यूजुअल हो जाएगा। इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? यूजुअल हो जाएगा। और आंसर हमारा बिल्कुल सेकंड पार्ट चला जाएगा। जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सबका 6 लग जाएगा। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Many of us students were not shortlisted for the personal interview। एक बार देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, लाइक फ्रेज रिप्लेसमेंट। आपको क्या करना है, इस पार्ट को रिप्लेस करना है अगर जरूरत है तो, अगर नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट चला जाएगा। स्टेटमेंट को देख के हमें ये समझ आ रहा है लाइक मैनी ऑफ अ स्टूडेंट्स, ये अ स्टूडेंट्स कैसे सही है? ए के बाद आप प्लूरल नाउन लगा दोगे। अगर प्लूरल नाउन है भी भाई, मैनी ऑफ लगाओगे तो नाउन तो प्लूरल जाएगा, लेकिन इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन तो नहीं आ सकता ना फिर, क्योंकि इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन का यूज आप सिंगुलर यूनिट्स के लिए करते हैं, प्लूरल यूनिट्स के लिए तो करते नहीं है। हाँ डेफिनेट है, तो इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन की जगह पे आप डेफिनेट आर्टिकल द लगा दो। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू।
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपका चला जाएगा। अब यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट, मैनी ऑफ स्टूडेंट्स, द मैनी स्टूडेंट गलत हो जाएगा। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जाएगा हमारा डी वाला पार्ट। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। आंसर आपका डी पार्ट जाने वाला, और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 6 लगने वाला है। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पे बताया आपसे जो इडियम पूछा जा रहा है दैट इज टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। कई बार बता चुका हूँ, शाम को जो 6 बजे हमारी क्लासेस होती हैं वहां पे वोकिब के सेशन में भी मैंने कई बार बताया। फ्लॉग अ डेड हॉर्स का बेसिक मीनिंग होता है लाइक अपनी एफर्ट को वेस्ट करना, किसी ऐसी चीज में अपनी एफर्ट लगाना जहां से कोई भी आउटपुट नहीं निकल के आना। दैट इज टू वेस्ट द एफर्ट्स। दिस इज कॉल्ड फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स। टू एक्सेप्ट द चैलेंज, नो चांस। टू कंप्लीट द वर्क, नो चांस। टू मेक बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अगेन रॉन्ग हो गया। आंसर आपका जाएगा फर्स्ट पार्ट, और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का 6 लग रहा है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मीन्स क्या हो गया? फ्यूटाइल एफर्ट हो गया। टू वेस्ट द एफर्ट हो गया। आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। इस तरह का जो भी आपको ऑप्शन मिल जाए आप उसे पिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। बेसिकली सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। एक बार देखो, जो अंडरलाइन पार्ट है उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं ये आपको देखना है, और अगर आपको लग रहा है जो लिखा है वो सही है, उसमें किसी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट चला जाएगा। When I was working in a software company, it was mandatory to register my legally as an authorized software developer. देखो, हम स्टेटमेंट को पढ़ के ही समझ जा रहे हैं कि यार ये स्ट्रक्चर तो गलत है। ऐसा नहीं होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। क्या होना चाहिए यहाँ पे? When I was working in a software company, it was mandatory to register myself legally as an authorized software developer. अब ये सही हो जाएगा स्ट्रक्चर। मतलब 93 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारा सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी पार्ट जाएगा, क्योंकि रजिस्टर में लीगल गलत हो गया स्ट्रक्चर। रजिस्टर माइन लीगली अगेन रॉन्ग हो गया। नो इम्प्रूवमेंट का भी कोई चांस है नहीं, तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका सेकंड वाला पार्ट जाएगा। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल सभी का 6 है। सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। स्टेटमेंट क्या है? हेलो, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो क्या होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। देखो, सबसे पहले ये समझो कि इनडायरेक्ट स्पीच में हेलो की कोई जरूरत नहीं है। आप ग्रीटेड लगा दोगे और हेलो का सेंस आ जाएगा। ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड्स एंड आस्क्ड। आगे क्वेश्चन है ना, पहले ग्रीट किया फिर पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, कुछ ऐसी बात हो रही है, तो हेलो आ जाए, या फिर ऐसा कुछ आ जाए सर मैडम, तो सर या मैडम आपका इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आएगा, उसकी जगह पे रिस्पेक्टफुली वर्ड आ जाएगा। सर या मैडम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं आएगा, उसकी जगह पे रिस्पेक्टफुली आ जाएगा, दिमाग में रखना। तो अब यहां से अगर हम देखें, ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड्स एंड आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर थर्ड पार्ट है, क्योंकि बाकी सब में हेलो दिया है। He asked and greeted his friends that से तो जोड़ेंगे ही नहीं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। जब भी कोई इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है लाइक सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव है, जहां पे सेकेंड टाइप क्या होता है, जहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड्स हमें मिल जाते हैं, तो उस इंट्रोगेटिव वर्ड से ही हम स्ट्रक्चर को जोड़ देते हैं। और अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लाइक जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, तो हम इफ या वेदर से जोड़ते हैं स्ट्रक्चर को। दैट तो नहीं ही आता ना। और बाकी इसमें हेलो दिया हुआ है, ही सेड हेलो, ही टोल्ड हेलो, अगेन रॉन्ग।
तो ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो रहे हैं और सबसे अप्रोप्रिएट जो हमारा आंसर जाने वाला है यहाँ से, दैट वुड बी थर्ड पार्ट। तो जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट, उन सारे एस्पिरेंट्स का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। वायलेंट, बहुत ही प्यारा वर्ड है वायलेंट। वायलेंट वर्ड का हमें क्या चाहिए, वायलेंट वर्ड का हमें क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए। वायलेंट वर्ड का सिनोनिम, वायलेंट का मतलब उग्र हो गया एक तरह से। उग्र का अपोजिट क्या होगा, उग्र का अपोजिट क्या होगा, शांत। भाई कोई बंदा उग्र है, उसका अपोजिट क्या होगा, शांत। अब काइंड की बात करें, वो दयालु, डायरेक्ट अपोजिट वर्ड आपका काम ही जाएगा। अग्रेसिव क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। सॉरी हम अपोजिट वर्ड पकड़ना हमने शुरू कर दिया, लेकिन यहां पे पूछा जा रहा था सिनोनिम, सिनोनिम पूछा जा रहा है, तो काम नहीं जाएगा, काम तो अपोजिट वर्ड हो जाएगा। माइल्ड भी इसका अपोजिट ही वर्ड है, अगर देखा जाए तीनों अपोजिट है लगभग। माइल्ड मीन्स सौम्य होता है, क्या होता है, सौम्य। काइंड दयालु हो गया। वायलेंट के लिए एग्रेसिव वर्ड जाएगा आपका आंसर, ये वाला आंसर जाएगा, क्योंकि एग्रेसिव का मतलब क्या हो, वायलेंट क्या हो गया, उग्र हो गया। और एग्रेसिव की बात करें तो ये क्या हो गया, आक्रामक हो गया। कोई बंदा अग्रेसिव है, अग्रेसिव मीन्स आक्रामक, ठीक है। चलिए, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी डी पार्ट, फोर्थ पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर बनने वाला है माय डियर एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब आपके सामने एक पैसेज है, बेसिकली अब क्लोज टेस्ट हम लोग करने वाले हैं। एक बार सबसे पहले हम पैसेज को अच्छे से रीड आउट करेंगे, समझेंगे कि ये कह क्या रहा है पैसेज, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। एक बार देखिए, ड्रग एडिक्शन is the continued use of a particular drug dash harmful consequences. Drug addiction not only affect an individual's health and अच्छा, ये ड्रग एडिक्शन है क्या, ड्रग एडिक्शन एक लगातार जो यूज किया जाता है पर्टिकुलर ड्रग का, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, जो उसके जो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हार्मफुल जो परिणाम है, उसके बावजूद जो उसका लगातार यूज किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स हेल्थ एंड रिलेशनशिप बट ऑल्सो डैश द सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। अब ड्रग एडिक्शन क्या करता है, लाइक वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की हेल्थ को ही नहीं प्रभावित करता है, मतलब उसका प्रभाव सिर्फ एक इंडिविजुअल तक ही नहीं रहता है, बल्कि बाकी लोगों को, लाइक सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को भी प्रभावित करने का काम करता है ड्रग एडिक्शन, कुछ ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स कैन बी पॉसिबल बाय डैश देयर सेल विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। अगर प्रिवेंशन हमें करना है, अगर हमें रोक लगानी है इस चीज पे, तो सबसे पहले हमें इसकी सेल को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के। लाइक कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं, लाइक कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कोई पेशेंट है, लाइक उसको उसके दर्द को कम करने के लिए दवाएं हैं, ऐसी दवाएं जिससे कि उसका दर्द कम हो सके, उसको लाइक नशा, उसके अंदर कुछ इंटॉक्सिकेटिंग पार्ट्स हैं। अब कुछ लोग जो ठीक हैं वो भी उन ड्रग्स का यूज कर रहे हैं नशे के लिए, तो इनको रोकने का एक तरीका है कि जब तक प्रेस्क्रिप्शन ना हो तो तब तक इस तरह के ड्रग्स प्रोवाइड ना किए जाए, रेस्ट्रिक्ट किए जाए, कहीं ना कहीं रोके जाए। ड्रग एडिक्ट्स शुड बी गिवन प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डैश फैसिलिटीज। मोटिवेशनल एंड अवेयरनेस कैंप शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू स्केल डाउन द कंजम्पशन डैश ड्रग्स। अब यहाँ से अगर आप देखें, ड्रग एडिक्टेड जो बंदे हैं उनको भी मोटिवेशनल अवेयरनेस दी जानी चाहिए, एक तरह से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भेजा जाना चाहिए, जिससे क्या हो कि वो ड्रग के कंजम्पशन को कम करें या ना करें, और धीरे धीरे इस तरह की चीज़ें सोसाइटी से हट सकें, एलिमिनेट हो सकें। तो कॉमन सा पैसेज है, अगर आप पैसेज को ध्यान से देखें तो काफ़ी कॉमन पैसेज है, आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या होने वाला है, देखिए फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या होने वाला है, ड्रग एडिक्शन इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग डैश हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। देखो डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता और इनस्पाइट के बाद ऑफ आता है, तो ये तो गलत ही हो गया। के बावजूद के सेंस में यहाँ पे डिस्पाइट का यूज करते हैं, क्योंकि डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं होता। डिस्पाइट मीन्स के बावजूद। एक चीज और याद रखना, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों सेम मीनिंग रखते हैं, दोनों का मतलब होता है के बावजूद, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर जाएगा फोर्थ पार्ट, ड्रग एडिक्शन इज द कंटिन्यूड यूज ऑफ पर्टिकुलर ड्रग डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ ऐसा। Drug addiction not only affects an individual's health and relationship but also dash the society and environment. Dash impact का तो कोई चांस ही नहीं है। impact मतलब होता है प्रभावित करना, और यहाँ पे इम्पैक्ट ही करता है भाई। ड्रग एडिक्शन क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है किसको, सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, प्रभावित करने का काम कर रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्ट करना, प्रदर्शित करना हो गया, रिड्यूस कम करना हो गया। तो आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या जाने वाला है, सेकंड वाला पार्ट आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जाने वाला है। थर्ड फिलर के लिए अगर हम देखें, प्रिवेंशन ऑफ थर्ड फिलर के लिए प्रिवेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग्स कैन बी पॉसिबली बाय डैश देयर सेल विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। बाय डैश देयर सेल, कंडक्टिंग, रेस्ट्रिक्टिंग, प्रमोटिंग, परफॉर्मिंग। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कंडक्टिंग, परफॉर्मिंग और प्रमोटिंग, ये ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही पूरी तरह से गलत है। रेस्ट्रिक्ट मीन्स रोकना होता है ना, तो यहाँ पे रोकने की बात होगी, प्रतिबंधित करने की बात होगी इन ड्रग्स को कहीं ना कहीं। बाय रेस्ट्रिक्टिंग देयर सेल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, कुछ ऐसा सेंस जाएगा यहाँ पे। During addicts should be given proper medical treatment. Sorry, drug addicts should be given proper medical treatment. Dash, अब फोर्थ फिलर को देखिए एक बार, ड्रग एडिक्ट्स को दिया जाना चाहिए क्या, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, ऐसी कुछ बात हो रही है, ठीक है। एंड डैश फैसिलिटीज, यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड जाएगा रिहैबिलिएशन। रिहैबिलिएशन, उनको फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं जनरेशन, रीजनरेशन कोई चांस नहीं है, रेजिग्नेशन, रेग्रेशन अपने आप में गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, मोटिवेशनल एंड अवेयरनेस कैंप शुड बी ऑर्गेनाइज टू स्केल डाउन द कंजम्पशन डैश ड्रग्स। कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स सीधे सीधे को रिलेट कर जाएगा और हमारा आंसर जाएगा डी पार्ट। सो आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप सेशन से आपने काफी नई नई चीजें सीखी होंगी। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में कुछ और मजेदार से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ। रेगुलर हमारी मुलाकात होती है डेली शाम को 6 बजे यहीं इसी महंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हमारे लाइव सेशन में। टेक केयर, थैंक यू।